एक छोटे से गांव में, जो घने जंगल के बीच छिपा था, एक पुरानी दुकान थी जिसे सब लोग अजीब मानते थे। इस दुकान में पुराने और डरावने सामान बिकते थे, जिनके बारे में लोग कहते थे कि वे श्रापित हैं। दुकान में सबसे डरावनी चीज एक बड़ी, भव्य आईना थी। उसका फ्रेम काले लकड़ी से बना था, जिस पर अजीब और डरावने चेहरों की नक्काशी की गई थी। आईने का कांच इतना चमकदार था कि वह असली नहीं लगता था। गांव के लोग इसे भूतिया आईना कहते थे। किसी ने कभी उस आईने को नहीं खरीदा। उसके बारे में कई कहानियां थीं, ऐसी कहानियां जो लोगों को डराती थीं। लोग कहते थे कि अगर तुम इस आईने में बहुत देर तक देखोगे, तो तुम्हें ऐसी चीजें दिखने लगेंगी जो असली नहीं हैं। लोग कहते थे कि तुम्हें परछाइयां, अजीब चेहरे या फिर खुद को देखोगे, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम हो। एक शाम एक युवा लड़की जिसका नाम इवेलिन था, उस दुकान में आई। वह हाल ही में गांव में आई थी, शहर के शोर और भीड़-भाड़ से दूर भागने के लिए। दुकान का बूढ़ा मालिक, जिसके आंखें धुंधली थीं, उसे ध्यान से देख रहा था जब वह दुकान के चारों ओर घूम रही थी। बूढ़े आदमी ने धीमी, खुरदरी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं कुछ खास चीज ढूंढ रही हूँ, इवेलिन ने कहा। उसकी आंखें अजीब सामानों पर घूम रही थीं। बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे वह समझ गया हो। उसने धीरे से कहा, यहाँ सबसे खास चीज यही है, ये अनोखा आईना। इवेलिन की उत्सुकता जागी। वह आईने के पास गई। यह उसकी उम्मीद से बड़ा था, लगभग छत तक पहुंचता हुआ। जैसे ही वह इसके सामने खड़ी हुई, उसे कुछ अजीब लगा, जैसे आईना उसे अंदर और गहराई में देखने के लिए खींच रहा हो। सावधान रहना, ये तुम्हें वही दिखाएगा जो तुम देखना चाहती हो, लेकिन वो भी जो तुम्हें सबसे ज्यादा डराता है। जो तुम चाहती हो वो मिले। इवेलिन हल्के से हंसी। बूढ़े आदमी की चेतावनी को सिर्फ एक पुरानी कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसने आईना खरीदा और उसे घर ले आई, एक अजीब संतोष महसूस करते हुए। घर पर उसने आईने को अपने बेडरूम में रखा, ठीक अपने बिस्तर के सामने। उस रात जब वह सोने की तैयारी कर रही थी, तो उसकी नजर बार बार आईने पर जा रही थी। वह आईने के सामने खड़ी हुई अपने प्रतिबिंब को ध्यान से देख रही थी। लेकिन जितनी देर वह देखती रही, उसे उतनी ही बेचैनी महसूस होने लगी। उसकी आंखें गहरी दिखने लगी, उसकी त्वचा बहुत पीली लगने लगी, और आईने के कोनों में उसे लगा कि परछाइयां हिल रही हैं, ऐसी परछाइयां जो उसकी नहीं थीं। यह सब बकवास है, उसने खुद से कहा, सिर हिलाते हुए। वह बिस्तर में लेट गई, कोशिश की कि अजीब एहसास को नजरअंदाज करे, लेकिन वह सो नहीं पाई। एक धीमी सी फुसफुसाहट, इतनी धीमी कि वह शायद ही सुन सकती थी, कमरे में गूंजने लगी। इवेलिन उठकर बैठी, उसकी नजर फिर से आईने पर गई। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, जैसे कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे वह फिर से आईने के पास चली गई। उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, लेकिन इवेलिन नहीं मुस्कुरा रही थी। आवाजें उसका नाम पुकार रही थी, उसे और करीब बुला रही। इवेलिन, आओ, पास आओ, डरो मत। आओ, पास आओ, डरो मत। इवेलिन, आओ, पास आओ, डरो मत।
इवेलिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने आईने को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और उसकी हैरानी के लिए कांच पानी की तरह लहराने लगा। इससे पहले कि वह अपना हाथ पीछे खींच पाती, वह आईने के अंदर खींच ली गई, अंधेरे में गायब हो गई। आईने के अंदर इवेलिन खुद को अपने कमरे के एक बुरे रूप में पाई। दीवारें टेढ़ी मेढ़ी थीं, फर्नीचर पुराना और टूटा हुआ था और हवा में सड़ी हुई गंध थी। काले साए कोनों में हिल रहे थे, उनकी आंखें चमक रही थी जैसे वे उसे देख रहे हों। नहीं, यह असली नहीं हो सकता, इवेलिन ने धीरे से कहा, डर से कांपते हुए। उसने आईने की ओर देखा। उसके दूसरी तरफ उसने अपने कमरे को देखा, असली दुनिया। लेकिन वहां खड़ी थी उसकी परछाई, लेकिन वह इवेलिन नहीं थी। वह एक डरावनी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी। परछाई ने उसे हाथ हिलाया, फिर कमरे से बाहर चली गई, इवेलिन को आईने की दुनिया में फंसा हुआ छोड़कर। मुझे बाहर निकालो, इवेलिन चिल्लाई, कांच पर दस्तक देते हुए, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन सकता था। दिन बीत गए, या शायद हफ्ते, यहाँ समय अलग था। इवेलिन उस मुड़ी तुड़ी दुनिया में भटकती रही। उसका दिमाग धीरे धीरे टूटने लगा, क्योंकि आवाजें और तेज होती जा रही थीं। आवाजें उसे बताती रहीं कि वह कभी नहीं निकल पाएगी। वे कहती थी कि अब वह आईने की हो चुकी है। असली दुनिया में वह परछाई जो इवेलिन जैसी दिखती थी, उसकी जिंदगी जी रही थी। वह पड़ोसियों से हंसकर मिलती, काम पर जाती और यहाँ तक कि बूढ़े दुकान वाले से भी मिलने गई। लेकिन जो लोग इवेलिन को अच्छी तरह जानते थे, उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया। उसकी आंखों में ठंडापन था और उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। एक दिन वह परछाई फिर से दुकान पर आई। बूढ़ा दुकान वाला उसका इंतजार कर रहा था। क्या यह काम कर गया? उसने धीमी आवाज में पूछा। परछाई मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान अच्छी नहीं थी। हाँ, उसने कहा, उम्मीद से भी बेहतर। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और उसे एक छोटा सा पैकेट पकड़ा दिया। अगले के लिए, उसने कहा। परछाई दुकान से निकल गई, उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। दुकान वाला आईने की ओर मुड़ा, जो अब खाली पड़ा था। उसने मुस्कुराया, ध्यान से सुनते हुए, जैसे आईने के अंदर से किसी की धीमी, हताश चीखें आ रही हों। और इस तरह फुसफुसाती आईना इंतजार करता रहा, अपने अगले शिकार के लिए तैयार। उसकी फुसफुसाहटें और तेज हो गईं, किसी नए को अपनी तरफ देखने के लिए बुलाती हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया, आईना दुकान में अकेला पड़ा रहा। लेकिन उसकी फुसफुसाहटें धीरे धीरे और तेज होती गईं, जैसे वह किसी नए व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो, जो उसकी ओर देखे और उसकी जाल में फंस जाए। एक दिन गांव में एक और नई लड़की आई। उसका नाम रीमा था। वह गांव में शांति और सुकून की तलाश में आई थी, ठीक वैसे ही जैसे इवेलिन आई थी। रीमा को भी अजीब और पुरानी चीज़ों का शौक था, इसलिए उसने उस पुरानी दुकान के बारे में सुना और उसे देखने चली गई। दुकान के अंदर बूढ़ा दुकान वाला उसे देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे उसने कुछ खास देखा हो। रीमा ने कहा, मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही हूं जो अनोखा हो,
कुछ ऐसा जो मेरे नए घर में एक खास जगह बना सके। यहाँ सबसे खास चीज यही है, ये आईना। सावधान रहना, ये तुम्हें वही दिखाएगा जो तुम देखना चाहती हो, लेकिन वो भी जो तुम्हें सबसे ज्यादा डराता है। जो तुम चाहती हो वो मिले, और जिसे तुम डरती हो उससे बच सको। रीमा ने आईने की ओर देखा। वह बड़ा, भव्य और पुराने ज़माने का लग रहा था। उसके फ्रेम पर अजीब चेहरे उकेरे हुए थे, जैसे वे उससे कुछ कहना चाहते हों। लेकिन आईने का कांच इतना साफ था कि वह उसे अपनी ओर खींचता हुआ लग रहा था। यह सच में बहुत खूबसूरत है, रीमा ने कहा, आईने के पास जाकर। उसे आईने में अपनी छवि दिख रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह मुस्कुरा रही थी, जबकि उसने मुस्कुराने की कोशिश नहीं की थी। बूढ़े आदमी ने फिर चेतावनी दी, सावधान रहना, बेटी। यह आईना जो दिखाता है वह हमेशा सच नहीं होता। लेकिन रीमा ने उसकी बात को हल्के में लिया, जैसे इवेलिन ने लिया था। उसने आईना खरीदा और उसे घर ले आई। उसने उसे अपने बेडरूम में ठीक सामने रखा, जहां वह हर रात सोने से पहले उसे देख सकती थी। पहली रात जैसे ही उसने आईने की तरफ देखा, उसे फिर से वही अजीब एहसास हुआ। उसकी आंखें गहरी लग रही थीं और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जबकि वह मुस्कुरा नहीं रही थी। उसे लगा जैसे परछाइयां उसके चारों ओर घूम रही हैं। उसने डरते हुए अपने आप से कहा, यह सिर्फ मेरा भ्रम है, मुझे बस आराम की ज़रूरत है। लेकिन रात में वह एक फुसफुसाहट से जाग गई। आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उसने अपना नाम पुकारा, रीमा, रीमा। उसने घबराकर इधर-उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसकी नज़र फिर से आईने पर पड़ी। उसकी छवि अब और भी डरावनी लग रही थी। वह मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कौन हो तुम? रीमा ने कांपते हुए पूछा। मैं तुम हूँ, मेरे पास आओ प्रिय, मैं तुम्हें वो दुनिया दिखाऊंगी जिसके बारे में तुमने कभी नहीं सोचा होगा। मेरे पास आओ। उसकी छवि ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ आईने के भीतर से आती हुई प्रतीत हुई। रीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने आईने की ओर हाथ बढ़ाया और एक पल में वह आईने के अंदर खींच ली गई, अंधेरे में गायब हो गई। अब रीमा भी उस डरावनी और मुड़ी तुड़ी दुनिया में फंसी हुई थी, जहां पहले इवेलिन थी। वह चिल्लाई, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कोई है? मदद करो। लेकिन उसकी आवाज़ केवल अंधेरे में गूंजती रही। असली दुनिया में आईने के दूसरी ओर उसकी छवि, जो अब उसकी नहीं थी, मुस्कुरा रही थी। वह बाहर चली गई, असली दुनिया में अपनी नई जिंदगी जीने के लिए, जैसे इवेलिन की छवि ने किया था। दुकान वाला फिर से मुस्कुराया। उसने अपना काम फिर से सफल होते देखा। अब आईना एक बार फिर खाली था, लेकिन उसकी फुसफुसाहटें कभी नहीं रुकीं। वे अगले शिकार की तलाश में थी, जो जल्द ही दुकान में आने वाला था। गांव में लोग कहते थे कि आईने में बंद आत्माएं कभी बाहर नहीं आ पाती। वे हमेशा के लिए खो जाती हैं, और जो बाहर आता है वह कभी वैसा नहीं होता जैसा पहले था। और इस तरह
आईना दुकान में इंतजार करता रहा। उसकी फुसफुसाहटें हर दिन तेज होती जा रही थीं, किसी और को अपनी खतरनाक दुनिया में खींचने के लिए तैयार। रीमा की गुमशुदगी के कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि उन्होंने रीमा को देखा था, लेकिन वह बदल गई थी। उसकी आंखें ठंडी और खाली लग रही थीं, और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो दिल को दहला देता था। जो लोग उसके करीब थे, वे महसूस कर रहे थे कि यह वही रीमा नहीं थी जो गांव में आई थी। रीमा की सबसे करीबी दोस्त सोना इस बदलाव से बेहद परेशान थी। उसने रीमा से मिलने का फैसला किया। एक दिन वह रीमा के घर गई, लेकिन अंदर का माहौल अजीब था। कमरा ठंडा था और हवा में अजीब सी गंध थी। सोना ने देखा कि रीमा के बेडरूम में वह भव्य आईना रखा हुआ था, और उसी समय उसे कुछ समझ में आया। उसकी दादी ने भी उसे इस आईने की डरावनी कहानियां सुनाई थी, और अब वह इस पर विश्वास करने लगी थी। रीमा, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? सोना ने डरते हुए पूछा। मैं वही हूँ जो हमेशा से थी, रीमा की परछाई ने धीरे से जवाब दिया। उसकी मुस्कान डरावनी थी, लेकिन सोना ने उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ अजीब देखा। वह असली रीमा का दर्द था, जैसे वह अंदर कहीं गहरे में फंसी हो। सोना को एहसास हुआ कि असली रीमा अभी भी कहीं इस आईने के अंदर थी। तुम असली रीमा नहीं हो, सोना ने दृढ़ता से कहा। मैं उसे वापस लाने जा रही हूँ। सोना ने आईने की ओर देखा, और वह फुसफुसाहटें सुन सकती थी, धीमी डरावनी आवाजें जो उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन वह अब डरने वाली नहीं थी। उसने पास ही रखी एक भारी वस्तु उठाई, एक लोहे का हथौड़ा जो फर्नीचर ठीक करने के लिए रखा गया था। अगर यह आईना ही रीमा को फंसाए हुए है, तो इसे नष्ट करना ही होगा, उसने खुद से कहा। जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया, आईने की परछाई ने उसे रोकने की कोशिश की। रुक जाओ, परछाई ने चिल्लाया। अगर तुमने इसे तोड़ा, तो तुम्हें भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन सोना को पता था कि उसे डराना बस एक चाल थी। वह जोर से चिल्लाई और पूरी ताकत से हथौड़ा आईने पर मार दिया। आईने का कांच चटकने लगा, और एक भयानक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे कई आवाजें एक साथ दर्द में चीख रही हों। एक और जोर से वार करते ही आईना टुकड़ों में बिखर गया। जैसे ही आईना टूटा, कमरे का माहौल बदल गया। ठंड गायब हो गई और हवा साफ हो गई। रीमा की परछाई, जो असली रीमा नहीं थी, चीखते हुए गायब हो गई, जैसे धुआं हवा में बिखर गया हो। सोना घबराते हुए कमरे के चारों ओर देख रही थी, और फिर उसकी नज़र फर्श पर पड़ी। वहाँ असली रीमा बेहोश पड़ी थी। उसने जल्दी से उसके पास जाकर उसे उठाया। रीमा की आंखें धीरे धीरे खुलीं। वह बहुत कमज़ोर और थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब वही गर्मजोशी थी जो पहले हुआ करती थी। सोना, क्या हुआ? रीमा ने धीमी आवाज में पूछा, जैसे वह एक बुरे सपने से जागी हो। सोना ने उसे गले लगाया और कहा, सब कुछ ठीक हो गया, अब तुम आजाद हो। कुछ दिनों बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। दुकान वाला कहीं गायब हो गया और उसकी दुकान को बंद कर दिया गया। लोग कहते थे कि वह उस श्रापित आईने के साथ कहीं चला गया और अब वह फिर से किसी और गांव में अपनी दुकान खोलने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन सोना और रीमा ने वह सब पीछे छोड़ दिया। उन्होंने मिलकर आईने के टूटे हुए टुकड़ों को नदी में फेंक दिया ताकि कोई और उन टुकड़ों को कभी न पाए।
गांव में शांति लौट आई थी और रीमा धीरे धीरे अपने पुराने रूप में वापस आ रही थी। उसने और सोना ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अब कभी ऐसी अजीब चीजों के पीछे नहीं जाएंगी। और फुसफुसाती आईने की कहानी गांव में बस एक भयानक याद बनकर रह गई, एक याद जिसे कोई भी भूलना नहीं चाहता था।